भी नहीं है आयुर्वेद क्या है, फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते हैं, फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते, क्योंकि हम बोलते हैं कि आपको किसने बताया कि प्याज और दूध साथ में नहीं खाना है। तो उसने कहा कि सालों से हमारे पुरखे नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि होता क्या है यदि खा लिया? तो देखिए उनका लॉजिकल जवाब। मैंने कहा होता क्या है यदि खा लिया? तो पाप लगता है। तो उसने कहा नहीं, पाप बाप नहीं, मेरे दादा ऐसा बोलते थे कि कोढ़ निकलता है, माने कि वो सफेद दाग होते हैं ना, उसको कोढ़ बोलते हैं। तो उसने बोला कि स्किन डिसीज, माने कि कोढ़ निकलता है। तो मैंने कहा किसी को निकला हुआ वो आपने देखा है? तो उसने कहा कि ऐसा जहर के थोड़ी परीक्षा होती है, गुजराती में कहवाय जहर ना पारखा ना हो। मैं इसको दूं, यहाँ रखूं एक बोतल और बोलूंगी मुझे डाउट है इसमें जहर है या नहीं, कोई टेस्ट करके देखो ना जरा, कोई आएगा? नहीं आएगा। तो अनपढ़, जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं, हाँ अनपढ़ गांव के सामान्य लोगों को पता है कि जहर की परीक्षा नहीं की जाती है। वो कोई बोलता है कि जहर है तो बोल हाँ होगा नहीं, हमें तो थोड़ी टेस्ट करके देखना है। तो मैंने कहा कि आपने कभी ऐसा देखा है कि दूध और प्याज साथ में खाते और कोढ़ निकला हो, फिर भी आपने कैसे मान लिया? हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम अपने आप को पढ़े लिखे समझ रहे हैं और हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो कितने आइडियल तरीके से हमारे आयुर्वेद को फॉलो करते हैं आज की तारीख में भी। तो फिर उन्होंने जो भी विरुद्ध आहार था, जैसे कि फ्रूट और दूध भी वो लोग साथ में नहीं खाते हैं। तो हमने पूछा कि फ्रूट और दूध साथ में क्यों नहीं खाते हैं? तो उसने कहा कि नहीं खाते हैं, सदियों से नहीं खाते हैं, सालों से नहीं खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, और हम चीकू का शेक बनाएंगे। चीकू का तो ठीक है, मैंगो का शेक बनाएंगे। अब तो वो आइसक्रीम में भी फ्लेवर निकलने लगे सभी तरह के, क्या बोलते हैं, फ्रूट की। फिर तरबूज और दूध भी मिला के देख लेंगे। सब वैज्ञानिक है ना हम तो, और सबके पहले प्रयोग अपने शरीर पे करेंगे। भिंडी का आइसक्रीम भी निकला, अभी एक जगह मैंने सुना था। मिर्ची का आइसक्रीम भी निकाला है। ये लोग क्या नहीं निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब प्रयोग करके हम देखते हैं। एक तरफ किसी भी शादी की दावत में जाते हैं, एक तरफ होती है पंजाबी सब्जियां, उसमें लहसुन प्याज होता ही होता है, लगभग होता ही है, और दूसरी तरफ होता है मिल्क शेक। यहाँ खाया और 10 मिनट बाद आपने मिल्क शेक पिया। तो ये विरुद्ध आहार हम सोचे समझे अपने आप को कहने वाले, पढ़े लिखे कहने वाले, बुद्धिमान कहने वाले, इतने विरुद्ध, और विरुद्ध 18 प्रकार के विरुद्ध आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो बच्चे को और खास करके हम अपने परिवार में से तो विरुद्ध आहार को निकाले ही निकाले। जैसे कि दूध का और फल की नहीं जमती है, दूध और फल कभी मिक्स करके ना खाए। दूध के साथ एक ही फल खा सकते हैं, शाखा पक्व आम्र, वो हमारे हाथ में आता नहीं है। शाखा पक्व मानी कि शाखा में ही पक के टूटा हो और गिरा हो, शाखा पक्व। हम कार्बाइड में पकी हुई आम खाते हैं, तो एक भी फ्रूट घी और दूध का मैचिंग नहीं होता है। लहसुन का और दूध का मैचिंग नहीं है, दूध का और दही का मैचिंग नहीं है। तो जिनका मैचिंग नहीं है उनका मैचिंग हम क्यों करने जाते हैं? फिर गरम पानी में हनी डालना नहीं है। आज बहुत वजन कम करने के नाम पे ये नुस्खा चला था, अभी जीवंत है या चला गया पता नहीं है। नुस्खे आते हैं और ये बोलते हैं ना कि बारिश के मौसम में जैसे जंतु हो जाते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे नुस्खे आते हैं, कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, फिर परिणाम नहीं दे पाते तो मर जाते हैं। तो एक नुस्खा बहुत निकला था कि गर्म पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच शहद डालना है, गरम गरम पानी में मिक्स करना है, नींबू का रस निचोड़ना है, और वो सुबह पी लिया। फिर आप रबड़ी खाओ, पेड़ा खाओ, दूध पाक खाओ, कुछ भी खाओ, वजन कम हो जाएगा। तो वजन कम करने वालों को तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी खाओ खाने की छूट है, और केवल ये आने वाला पानी पी लो, हनी का, आराम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। तो एक तो शुद्ध हनी नहीं होता है, खंड की चाशनी वाला तो हनी होता है। और शुद्ध हनी भी हुआ तो आयुर्वेद में बताया गया कि हनी को गर्म नहीं करना है, और किसी गरम चीज में उसको डालना भी नहीं है। तो विरुद्ध हो गया। हनी और घी दोनों समान मात्रा में लिए तो विष हो गए। असमान मात्रा में घी और मध का सेवन करना है, दोनों लेने हैं, दोनों साथ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच मध हनी लिया और 1 चम्मच घी लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना है। ये मात्रा विरुद्ध के दृष्टांत में आता है।
फिर आता है विधि विरुद्ध। 18 प्रकार के विरोध बताए हैं, उसमें एक बताया है विधि विरुद्ध। जैसे कि खड़े खड़े भोजन करना, बहुत अच्छा भोजन है, एकदम सात्विक है, शुद्ध है, गौव्य से ही बना है, शुद्ध, खड़े खड़े भोजन किया बैल की तरह, तो वो पचने में बहुत तकलीफ होगी, बैठ के ही भोजन करना है, तो ये विधि विरुद्ध हुआ। फिर भोजन करते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, भोजन चबा चबा के शांति से भोजन में ही मन रख के भोजन करना है। यदि आप मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते भोजन करते हैं तो ये विधि विरुद्ध का दृष्टांत हुआ। फिर आया सात्म्य विरुद्ध। हर एक की कोष्ठ अलग अलग होते हैं, हर एक की पाचन शक्ति अलग अलग होती है, हर एक के शरीर की अग्नि अलग अलग होती है। तो किसी का अनुकरण करके हमें हमारी भोजन की क्वांटिटी निर्धारित नहीं करनी है, क्वालिटी करे। जैसे कि वीरेंद्र भैया है, वो गाय का भादवे का घी खा रहे, तो हम भी भादवे का घी खाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 चम्मच 5 चम्मच पचा सकते हैं, खाने दो। हम यदि शुरू ही कर रहे हैं तो घी जैसे शुद्ध सात्विक पदार्थ भी कम क्वांटिटी से शुरू करें, अपनी पाचन शक्ति का अनुमान पहले लगाए कि हम कितना पचा सकते हैं, क्योंकि हम जितना खाते हैं उनके आधार पे हमारा शरीर का पोषण नहीं होता है, हम कितना पचाते हैं उसके आधार पे हमारे शरीर का पोषण होता है, विकास होता है। तो किसी का देख के हम अपने ऊपर वो प्रयोग न करें कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर ले, वो 1-2 लीटर दूध पचा लेता है तो हम भी पचा लेंगे, तो ऐसे ही भ्रम में मत रहिए। अपने शरीर का पहले, इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बताया गया, व्यवहार में भी ऐसा बार बार बोला गया कि शरीर अपनी कमी खुद मांगेगा। जो शरीर में कम है ना वो खुद मांगेगा कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि शरीर में नमक कम हुआ ना, तो आपने सही नमक वाला खाना भी खाया ना, आपको फीका लगेगा और आप बोलेंगे इसमें थोड़ा नमक डाल दो, नमक कम है। तो वो दूसरा व्यक्ति है वो टेस्ट करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं बराबर है नमक। पति पत्नियों में अक्सर ये होता है और दोनों अपने मत में कभी कभी अड़ भी जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाभी जी में नमक की संतुलन है, आप में थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए आप अपने भोजन में सेंधा नमक ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ा। वो नमक, समुद्री नमक कच्चा नहीं खाना है, लेकिन सेंधा नमक थोड़ा ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं। तो किसी में नमक कम होगा तो उसकी आपूर्ति के लिए उसका शरीर ज्यादा मांगेगा। तो बोलते हैं कि शरीर मांगे वो देना है। तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तो ये सत्र खत्म होने के बाद बोलते हैं कि हमारा शरीर तो पिज्जा खाने को मांगता है। तो मैंने कहा ये शरीर की नहीं, मन की मांग हुई। हम शरीर और मन को अलग करके देखें, शरीर और मन को थोड़ा अलग करके देखें। शरीर और मन को अलग करके देखेंगे तभी हम मन और आत्मा को भी अलग करके देख पाएंगे। तो शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि हम सबको एक ही मानते हैं, लेकिन सब सूक्ष्म सूक्ष्म में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण दूं, तो आप किसी प्रसंग में गए हैं, किसी की शादी में गए हैं और आपने समझ लीजिए 25-30 हजार वाली साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर। ब्यूटी पार्लर से सीधा आप वो प्रसंग में गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। शायद कोई सिने तारिका भी आ जाए, फिल्म एक्ट्रेस भी आ जाए तो आपके सामने फीकी लग जाए, ऐसे सुंदर आप दिख रहे हैं। सभी फोटोग्राफर आपके ऊपर ही मंडरा रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा लुक आ रहा है। सभी आपके मेकअप की प्रशंसा किए जा रहे हैं, सभी आपकी साड़ी की प्रशंसा किए जा रहे हैं, आपको बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा है। और इसी आनंद के साथ, इसी अप्रिशिएशन को लेकर, इसी प्रशंसा को लेकर आप जब घर पे आते हैं और घर पे 10-15 मिनट ऐसे ही बैठते हैं, सबसे पहला काम आप कौन सा करते हैं? साड़ी निकालने का और गाउन या कोई भी हल्का फुल्का कपड़ा पहन देने का। आपको अच्छा ही लगता है, सब इसकी प्रशंसा ही करते हैं, तो आप पहन के रखिए ना। रात को भी वही पहन के सो जाइए ना, वही मेकअप क्यों उतारने की झंझट करे, पहन के लगाया हुआ रहने दो। गहने भी बड़े बड़े हैवी पहन के रख लो। शरीर ना बोल रहा है, हमारा शरीर विद्रोह कर रहा है कि कब इससे छूटे, और मन चाह रहा है, मन चाह रहा है, क्योंकि यदि यह शरीर में ये धारण किया होगा तो प्रशंसा मिलेगी। इसीलिए मन को वो प्रशंसा की भूख है, इसीलिए वो अपनी सजावट धजावट सब चाहता है। तो इसीलिए मन को ये पसंद है और शरीर जल्दी से जल्दी वो बाह्य आडंबर से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए घर पे जाके हम हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश होंगे, वो भारी भरकम कपड़े उतारेंगे, भारी भारी गहने उतार के रख देंगे, सोफे में ऐसे बैठेंगे,
कि छूटे अब ये सब झंझट से। तो शरीर रिलैक्स होना चाहता है। देखिए, शरीर की मांग और मन की मांग में अंतर समझाने के लिए मैंने एक व्यवहारिक दृष्टांत दिया। कोई यदि ऐसे हैवी कपड़े में सोना पसंद करता है, ऐसे हैवी गहनों के साथ सो जाना भी पसंद करता है, तो मैं उसको नमन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि उनका शरीर और मन के बीच में कोई भी क्या बोलते हैं, संघर्ष नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत होता है शरीर और मन के साथ संघर्ष, क्योंकि मैं कभी कभार ही ऐसी सजावट धजावट करती हूँ जब प्रसंगों में जाना होता है, कभी कभार। तो मुझे तो बहुत अनकंफर्ट फील होता है कि जल्दी से ये उतार के फेंक दूं, रख दूं भी नहीं, फेंक दूं, ऐसा मन करता है। तो ये हमारा शरीर और मन की अलग अलग मांग होती है। तो कभी कभी कोई खा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई खराब चीज की भी तारीफ कर रहा है, तो हमारा मन वहां जाता है। लेकिन हमारा शरीर ना बोल रहा है कि नहीं, ये देखो समझ के खाना। ये अंदर से आवाज आती है, इसलिए डकार आती है। हम जब खा लेते हैं तृप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में ये बताया गया कि स्वस्थ रहने के लिए नियम कौन सा है? पहला, स्वस्थ रहने के लिए पहला नियम कौन सा है? भूख लगे तब खाओ और भरपेट ना खाओ। भरपेट कभी भी नहीं खाना है। इसीलिए जो भरपेट खाते हैं वो उसमें प्रमाद नाम का तामसी गुण विकसित होता है। प्रमाद जिसको बोलते हैं, कि भगवान ने गीता में भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो प्रमाण सर भोजन लेना है। प्रमाण सर भोजन लिया तभी प्रमाण से नींद आएगी, वरना हम स्वाद के अधीन हो गए, ओवर खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो हमें पचन में बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए राजीव भाई जी भी प्रवचन में बोलते हैं और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा है कि पेट के 4 भाग की कल्पना करनी है। 2 भाग केवल सॉलिड पदार्थ से भरने हैं, 1 भाग है वो लिक्विड से, माने कि दाल से, छाछ से, सूप से या पानी से भरना है, और 1 भाग वायु के आवागमन के लिए रिक्त, माने कि खाली रखना है। तो भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, हमारी परीक्षा इसमें है कि हम अपनी जीभ के ऊपर काबू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनियों ने ये बताया कि जिह्वा के ऊपर कंट्रोल रखो, जिह्वा लोल्य जिसको बोलते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत ही बाधक है। खाने का चटका, जिसको सीधी सिंपल भाषा में बोले तो खाने का चटका। हम टेस्टी से टेस्टी खाएंगे लेकिन चटका रखे बिना कि ये तो बहुत दिनों से नहीं खाया, बहुत मन कर रहा है, ऐसा जिह्वा लोलिया नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ऋषि मुनियों ने इतना बताया कि जीभ का चटका नहीं रखना चाहिए, वही ऋषि मुनियों ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है, उसमें सभी व्यंजनों की रेसिपी बताई है। उड़द के पापड़ कैसे बनाने हैं, जलेबी कैसे बनानी है, दूध पाक कैसे बनाना है, श्रीखंड कैसे बनाना है, मैसूर कैसे बनाना है, मोहनथाल कैसे बनाना है, लगभग 100 से ज्यादा व्यंजनों की रेसिपी उसमें है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है उसमें, और ऑथेंटिक सभी, जैसे जलेबी कैसे बनानी है, तो मैदा घर पे कैसे बनाना है, क्योंकि जलेबी में मेन पदार्थ होता है मैदा, और हम सब मैदे के तो विरोधी हैं, होना ही चाहिए। आज का बाजार के मैदे के हम सब विरोधी हैं, हम भी विरोधी हैं। तो घर पे मैदा कैसे बनाएंगे, उसकी पद्धति भाव प्रकाश में है, क्योंकि जलेबी की रेसिपी हमारी है प्राचीन। जलेबी कोई पिज्जा की तरह विदेश से नहीं आई है, तो जलेबी यहाँ की है, और जलेबी मैदे से ही बनेगी। तो मैदा कैसे बनाया जाता था? रिफाइंड फ्लोर, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं रिफाइंड फ्लोर, माने कि बहुत ही महीन आटा, वो घर पे कैसे बनाया जाए, उसकी विधि बताई गई है आयुर्वेद के भाव प्रकाश ग्रंथ में। तो उसने इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि भी बताई, और बाकी जाके ये भी कहा कि जीभ का चटका नहीं रखना है। तो ये अस्वाद का व्रत कब आएगा? तो अभी बोला कि जब हम शरीर को भूलेंगे तभी हम अध्यात्म की ओर जा पाएंगे। तो उसी तरह शरीर की हमारी आवश्यकता है, जो हम शरीर को देते हैं वो आवश्यकता समझ के देना है कि इसको देना पड़ रहा है, आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ रही है। तो बच्चों को बचपन से ही सब खाने की आदत होनी चाहिए, माने कि जो भी पौष्टिक सब्जी साग घर पे बनता है वो खाने की आदत डालनी चाहिए बचपन से ही, वरना बालक को क्या ये सब्जी पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसी बहुत ही लाइक डिसलाइक्स हो जाते हैं। और दूसरा, एक नियम पे हमेशा अड़े रहे, पहली बात। और इसके कारण
मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, कहीं भी इस प्रकार के आहार जहाँ भी बनते हो कि जो आरोग्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो, तो किसी का भी घर हो, हाथ जोड़ के बोल दीजिए हम ये ग्रहण नहीं करेंगे। हम आपके प्रसंग में जरूर आएंगे, लेकिन आपके ये प्रसाद नहीं लेंगे। आप यदि प्रसाद देना चाहते हो तो हम कुछ और व्यवस्था देखेंगे, वरना हम घर से भोजन लेके आएंगे या फिर घर जाके करेंगे। तो इसके ऐसे हम बहुत हमारे रिश्तेदारों में जाते हैं और किसी को भी बुरा नहीं लगता है। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक के यहाँ खा लिया और दूसरे के यहाँ नहीं खाया तो बुरा लगेगा, एक के यहाँ गए दूसरे के यहाँ नहीं गए तो बुरा लगेगा। लेकिन हम सबको ऐसा बोले, जहाँ अविधिवत कोई भी भोजन प्रक्रिया होती है या अशुद्ध प्रकार से बनती है, तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, तो नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, कहीं भी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। और ऐसे होगा तभी धीरे धीरे जागृति आएगी और लोग हैं धीरे धीरे शुद्ध पदार्थ की ओर जाएंगे। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनसे ये मशवरा करें कि आप भी शुद्ध भोजन पद्धति अपनाएं, क्योंकि हम विवाह जैसे प्रसंगों में लाखों रुपए का खर्च करते हैं। हाँ, करते हैं या नहीं करते हैं? विवाह जैसे प्रसंगों में हम लाखों रुपए का खर्च करते हैं, फिर भी न तो हम शुद्ध भोजन पाते हैं, न शुद्ध भारतीय शैली से विवाह होता है। अभी कल हमारी भैया से बात चल रही थी, तो इन्होंने भी एक प्रसंग बताया और मुझे भी एक प्रसंग स्मरण में आ गया, तब मैं बताना भूल गई। अभी आपके साथ वो बताना चाहूंगी कि एक विवाह में हम गए थे, वहाँ आधुनिक पद्धति का सब माहौल था और विवाह के 3 फेरे लग गए, 4 फेरे लगते हैं, तो 3 फेरे लग गए और पुरोहित ने कहा कि फोटो की इतनी झंझट चल रही थी फोटो खींचने की, और सब भी मोबाइल से भी वीडियो निकाल रहे थे, तो 3 फेरे ले लिए और बताया कि विधि संपन्न हो गई। पुरोहित भी भूल गए, कन्या भी भूल गई, वर माने कि दूल्हा भी भूल गया, और हमारा तो ध्यान था, लेकिन हमने सोचा कि बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तब हमारे बोलने से पहले ही दूल्हे की दादी ने बोला कि 3 ही फेरे लगे हैं, चौथा तो नहीं लगा है अभी। तो पुरोहित ने तो पहले तो स्वीकार करने से ही ना बोल दिया, उसको भी दूसरे विवाह में जाने की झंझट थी, तो उसने बोला कि जल्दी थी, तो उसने कहा कि नहीं माँ जी हो गया। उसने कहा कि नहीं मेरा आंख अभी अच्छी है और मैं पास में ही बैठी हूँ, 3 ही हुए हैं। तो फिर हमारे जैसे 2-5 लोगों का ओपिनियन लिया गया कि आप शांति से फेरे देख रहे थे, क्योंकि देखता भी कोई नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में, अपनी फोटो सेशन में या अपने सब प्रवृत्तियों में लगे हुए होते हैं। तो हमने भी कहा कि हाँ 3 ही हुए हैं, बाद में जाके चौथा फेरा लगा। और सगाई में रिंग सेरेमनी करना या फिर केक काटना, ये हम सब अडॉप्ट तो कर रहे हैं और अपना भी साथ में चालू रख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हावी हो जाएगा, अपना धीरे धीरे निकल जाएगा। क्योंकि पुरोहित को भी बोल देते हैं जल्दी खत्म करना, हाँ, जैसे कि ये कोई एक अग्रीमेंट चल रहा है, जैसे कि ये कोई ऐसा ही चल रहा है। तो मूल बात है कि हम चाहे कितना भी व्यय करते हैं अपने धन का, फिर भी हम संस्कार के रूप में तो पाते ही नहीं है विवाह को, या फिर संस्कार के रूप में तो हम भोजन कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे मनो मस्तिष्क के ऊपर। इसके उदाहरण न केवल भारत में पाए गए हैं, विदेशों में उसके बहुत उदाहरण विदेशी कथाओं में भी मिलते हैं। कि एक बार एक स्त्री ने कोई अपराध किया तो उसको जेल में डाला गया। वो स्त्री का 1 साल का बच्चा था। उसने बहुत ही मर्सी अपील माने कि दया की अर्जी ऊपर छोड़ी, जो भी अथॉरिटी होती है उनके पास, लेकिन उसकी दया की अर्जी मंजूर नहीं हुई और वो अपराधिनी स्त्री को देहांत दंड की सजा मिली। तो वो देहांत दंड की सजा को भी 15 दिन शेष थे, तभी वो स्त्री इतनी टेंशन में रहती थी कि मेरा 1 साल का बच्चा है, उसका पिता भी नहीं, अब वो कौन उसको पालेगा, कौन उसको बड़ा करेगा। उसी चिंता में उसको ये तो मुझे आवेश में आके मुझसे अपराध तो हो गया, लेकिन मेरे ऊपर ये दया नहीं रखते, मुझे कम से कम 5-10 साल की सजा दे देते तो मैं भविष्य में अपने बच्चे से भी मिल पाती या उसके साथ रह पाती।
तो वो 15 दिन का जब शेष थे उसकी सजा को, तब उसी जेल में 2-5 अधिकारी आए और उसी समय जेल का जो रसोईया कुक था वो बीमार हो गया। तो वो जेल के अधिकारियों की रसोई बनने का दायित्व तो वो महिला को सौंपा गया। उसने रसोई बनाई, वो सभी पदार्थ थे वो तो शुद्ध ही आएंगे। उसके ऊपर 2 हथियारबंद सिपाहियों को रखा गया था जब वो खाना बना रही थी तब, क्योंकि वो कुछ मिला ना दे। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वादिष्ट भोजन पकाया। फिर भी वो भोजन खाने से सभी अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग हो गया, माने कि दस्त हो गए, वॉमिट होने लगी। फिर वो जो पदार्थ बचा था उसको लेबोरेटरी में ले जाया गया, तो उसमें कुछ नहीं आया पॉइजन जैसा या जिससे कुछ इन्फेक्शन फैले ऐसा। तो उस महिला को बुलाया गया तो उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं डाला उसमें। तो उसने कहा कि तो ऐसे कैसे हुआ? तो उसने कहा माफ कीजिएगा, रसोई बनाते वक्त मैं आपको गालियां दे रही थी कि ये इन लोगों ने जो मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हैं, ये अधिकारी लोग, उनके लिए मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, तो मैं मन ही मन में आपको गालियां दे रही थी, आपके लिए बुरा भला सोच रही थी। तो बस यही होगा कदाचित कारण। तो देखिए कि हम जो पदार्थ बाहर का खाते हैं, कोई भी पदार्थ, या फिर जो भी लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते, लेकिन जो भी लोग खाते हैं उनके मनो मस्तिष्क के ऊपर पदार्थ की अशुद्धि के साथ ये भाव की अशुद्धि की भी कितनी असर पड़ती होगी। तो पदार्थ की शुद्धि न केवल भोजन की शुद्धि न केवल भोजन में पड़ने हुए पदार्थ से निश्चित होती है, वो बनाने वाले का भाव भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमारे यहाँ माता भोजन बनाए। इवन यहाँ तक बताया गया महाभारत में कि पतिव्रता स्त्री के लक्षण कौन कौन से हैं। पतिव्रता स्त्री के लक्षण कौन कौन से हैं? तो 6 लक्षण बताए गए। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमा धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, षड्गुण्य मेतान पतिव्रता नाम। माने कि वो मंत्री की तरह हर एक कार्य में अपने पति को सलाह देगी। कार्य में पति को पत्नी सलाह देगी। और नीति शास्त्र बोलते हैं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में 4 गुना ज्यादा बुद्धि होती है, 4 गुना ज्यादा। कार्य शक्ति, सहन शक्ति 6 गुना ज्यादा होती है, 6 गुना ज्यादा। और आज भी हम बड़ी बड़ी कंपनी में पूछते हैं कि आपकी जो ये महिला कार्य है, जो कर्मकर्ता माने कि महिला एम्प्लॉइज हैं और पुरुष एम्प्लॉइज है, उसमें अंतर क्या है? आप महिलाओं को क्यों प्राधान्य देते हैं? तो बोलते हैं कि महिलाएं बहुत ही सिंसियरली काम करती है, बहुत सन्निष्ठता से महिलाएं काम करती हैं, घर का संभालते संभालते भी। तो शास्त्रों में बताया गया कि 4 गुना बुद्धि होती है, तो वो पुरुष को सलाह देने की अधिकारी है और पुरुष उसकी सलाह मांगे। तो कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, मंत्री की तरह सलाह देने वाली स्त्री दासी की तरह काम भी करेगी। पति के घर का छोटे से छोटा काम करने में न उसको संकोच होगा, न उसको झिझक होगी, न उसको कोई शर्मिंदगी या लघुता की अनुभूति होगी, क्योंकि मेरे पति का घर है, मैं क्यों ना करूं, मेरे पति की सेवा में क्यों ना करूं। तो कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता। देखिए, पत्नी भोजन बनाएगी, फिर भी भोजन बनाते वक्त और भोजन परोसते वक्त उसमें मातृभाव होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कितनी सूक्ष्मता से ये बात को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया कि यदि एक पत्नी रसोई बनाती है और एक माता रसोई बनाती है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? तो उसमें बताया गया कि पत्नी जब रसोई बनाती है या परोसती है तब उसमें काम भावना होती है, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध मुख्यतया काम भाव पेटी का है, तो उसका काम भाव बढ़ाएगा वो अन्न। और माता में वात्सल्य भाव होता है, तो पत्नी भी यदि भोजन बनाती है तो वो मातृभाव से बनाए, ताकि पुरुष के अंदर भी एक सात्विक वात्सल्य भाव का निर्मित हो। तो माँ की तरह प्रेम से वो भोजन बनाए। भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, आदि आदि जो पतिव्रता स्त्री के जो गुण हैं उसमें भोज्येषु माता माने कि माँ के हाथ का शुद्ध सात्विक भोजन करना एक हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और स्त्री के लिए एक अंतिम बात करके आज का ये समाप्त करेंगे कि शास्त्रों में बताया गया
कि अग्निभीताश्चये नार्या रणभीताश्च बाहुजा वृत्तिभीताश्चये विप्रा नवे यान्ति परांगतिम, कि परम गति को ये तीन लोग प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें पहला है जो स्त्री रसोई बनाने से डरती है। रसोई बनाने से उसको कंटाला आता है, उसको बोर्डम फील होता है, रसोई बनाने का काम उसको अच्छा नहीं लगता है। रसोई बनाने का काम माने एकदम तुच्छ काम है, एकदम कनिष्ठ काम है, एकदम मजदूरी जैसा काम है, एकदम हल्का काम है, ऐसा जिस स्त्री को लगता है वो कभी भी अध्यात्म में भी उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकती। रणभीताश्च बाहुजा माने कि जो क्षत्रिय हैं वो रण से डर जाए, रणभूमि से डर जाए, उसको भी अच्छी गति प्राप्त नहीं होती है। और वृत्ति भीताश्च विप्रा, जो वृत्ति से विप्र है, जो गुण से ब्राह्मण हुआ है, गुण से सद्गुणों से अपने आर्यत्व से ब्राह्मण हुआ है, वो अपनी जीविका की चिंता में ही पूरा दिन लगा रहता है, तो उसको भी परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान ने हमें कुछ विशेष गुण देके भेजा है, महिलाओं को कुछ विशेष गुण दिए हैं। वो विशेष गुण इसीलिए दिए हैं कि हम अपनी सेवा से, हम अपने समर्पण से, हम अपने सद्गुणों से हम हमारी आने वाली नई पीढ़ी को एक तैयार करें। और खास करके जो बालिकाओं की माताएं हैं, वो तो हमारे पास जो भी हमें मिला है वो हमें उसको देकर ही जाना है। 5 अच्छी संस्कार की बातें, 5 अच्छी शिक्षण की बातें, 5 पाक कला के सम्मिलित बातें, 5-10 बातें घर की अर्थव्यवस्था की बातें, वो सभी हम उसको सिखा के जाए, ताकि वो 2 परिवारों का नाम उज्जवल करे, 2 परिवारों का नाम रोशन करे, और अपनी सुसंस्कारों से उसकी भी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें यही संस्कारों का सिंचन करे। आप सब लोगों ने शांति से वक्तव्य को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्ते। तो मुझे लगता है जैसा विषय था उससे तो तालियां थोड़ी कमजोर थी। तो आप सभी ने बहुत देर, आपने काफी देर इन्होंने बोला है, और मुझे लगता है कि इतनी ओजस्वी वाणी किसी महिला के द्वारा, इतनी ओजस्वी वाणी में राजीव भाई के बाद तो हमने बहुत ही कम लोगों को सुना है। मानते हैं इस बात को? और इतना ज्ञान एक ही जगह पर होना, मैंने कहा था बहन जी को कि आप, हम जो मैं बोलता हूँ, मेहुल भाई बोलते हैं, सब बोलते ठीक है, राजीव भाई को सुन लिया, लेकिन नारी शक्ति के द्वारा ऐसा शक्ति का संचार होना, और मुझे लगता है जो लोग अपनी पत्नी को लेकर आए, जो बीच में चले गए, शायद उनका दुर्भाग्य है कि अभी इनको भी पूरा नहीं सुन पाए वो लोग, लेकिन जिन्होंने सुना है उनको लगता है कि आज आना सार्थक हुआ है। तो आगे भी कार्यक्रम कराएंगे। मधु सेठ जी जो यहाँ के, जो जिनसे मिले होंगे आप, वो उन्होंने मुझे विशेष रूप से ये बोला है कि आप इनका धन्यवाद नहीं, मेरी तरफ से नमन करिएगा इनको, कि मैंने कभी भी, वो पूरे देश में घूमते हैं, कहते मैंने कभी इस प्रकार का ज्ञान एक ही जगह पर, इतना विविध प्रकार का और इतना गहन ज्ञान मैंने नहीं सुना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमें लगता है कि ये तो कई लोगों ने बोला कि ओवरव्यू जैसा लग रहा है, कि ऊपर ऊपर से थोड़ी बातें हो रही, गहरी नहीं हुई। वो जानबूझकर हमने गहरी बातें अभी की नहीं, क्योंकि मैंने कहा था, निवेदन था मेरा दोनों महानुभावों को कि आप आज जो है एक प्राइमरी लेवल की कक्षा के रूप में करिएगा, आप एडवांस रूप में जो हमें करना है वो हमें इसके बाद अगला करना है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी आचार्य निर्माण के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जिनकी रुचि है कि आचार्य निर्माण की कक्षा में वो करना चाहें, मेरे भाई ठीक है ना, तो वो अपना नाम लिखवा दे, जिससे आगे की कक्षा में हम उनको आमंत्रित कर सकें। और अभी ये विचार, जब तक शाम की कक्षा में जो लोग बचेंगे उसके बाद ही ये विचार रखना है, ये भी हमारा एक निर्णय था। वही लोग होंगे जो वास्तव में इस विषय को ज़्यादा गहन से पढ़ना चाहते हैं, तो चले गए किसी मजबूरी के कारण, उनकी बात अलग है। तो आप लोग जो है, हम पीछे जो रजिस्टर में नाम है वो लिखवा दीजिए, जिससे कि हमें पता रहे कि आगे के जो आचार्य निर्माण में या विषय, ये जो आपका वैदिक गणित है, संस्कृत है, व्याकरण है, उन सब में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कक्षा का भी व्यवस्था आगे की जाए, जिससे प्राइमरी लेवल का एक शुरू हो सके। ठीक रहेगा? हाँ, तो ये करिएगा आप कृपया करके। अभी प्रश्नोत्तरी में हम लोग, मेहुल भाई का निवेदन था कि प्रश्नोत्तरी का एक सत्र भी हम रखें, कि थोड़ा बहुत जो प्रश्न अभी हैं, तो मुझे लगता है कि पर्चियाँ भेजने के बजाय हम लोग लगभग 5 से 6 लोगों का जो है हम माइक देंगे, वो यहाँ पर आके प्रश्न पूछे, वक्तव्य ना दें,
वक्तव्य देने के लिए नहीं, अपना अनुभव शेयर करने के लिए नहीं, प्रश्न पूछे, अच्छे प्रश्न पूछें, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर करके उनके प्रश्नों का उत्तर हम करें। कि पर्चियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, व्यक्तिगत पर्चियाँ ज़्यादा आती हैं, जनरल एक सबके भले के लिए प्रश्न है वो कम होते हैं उसमें। तो मैं चाहूँगा कि कौन प्रश्न पूछना चाहता है वो यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर आ जाएं। तो मैं एक बड़ा निवेदन करूँगा, मैं प्रवीण भाई आ गए हैं तो इनका परिचय करा दूँ, ये मैं इनको बुलाने वाला था। प्रवीण भाई राजीव भाई के साथ इन्होंने काम किया है कई मुद्दों पे, कई विषयों पे। राजश्री इंजीनियर्स के नाम से इनकी फर्म है, बहुत इंजीनियर बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। नहीं, सुन लीजिए ना, आपको मेरी टेंशन है कि मैं बताऊं ना बताऊं, आपके बोलने से नहीं रुकूंगा। ये भाई जो हैं, इन्होंने फरीदाबाद में जो पूरी टीम खड़ी है आज, फरीदाबाद में लगभग 8 स्वानंद केंद्र हैं। उन स्वानंद केंद्रों की जो प्रेरणा है वो प्रवीण भाई के द्वारा मिली, कि जिससे कि वो सब लोग अपनी जीविका तो चलाएं लेकिन साथ में राष्ट्र के काम से भी जुड़े रहें। तो ये बहुत ही एक पहुंचे हुए व्यक्ति है इस मामले में, लेकिन बैकग्राउंड में काम करना पसंद करते, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन राजीव भाई के साथ रहा, वो बहुत ज्ञान इन्होंने लिया हुआ है। गौशाला इनकी है वहाँ फरीदाबाद में। अपने काम के साथ साथ मुझे लगता है पैसे के साथ साथ गाय का विषय में इतना गहन अध्ययन होना, मुझे लगता है ये सिर्फ ये नहीं कि इनको पैसा है तो इन्होंने गौशाला खोल ली, नहीं। ये जिस प्रकार से गोचर भूमि को डेवलप करने के अंदर इनका कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा अगली बार गोचर भूमि का जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, वो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो आप बताएंगे ना, आप इनके मुरीद हो जाएंगे कि ये व्यक्ति जिनका अपना इंजीनियरिंग की फर्म है, वो व्यक्ति इतना दिमाग कहाँ से लाया, इतना सोचने का दिमाग कहाँ से आया। कि जो मैंने आपको एक NSSM की बात बताई थी, नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम, वो इनके ही ऑफिस के डेस्क के नीचे एक पेपर मुझे रखा हुआ दिखा था, जहां से मुझे उसको पता लगा कि ये क्या है। तो ऐसी चीज वो कहते थे कि वीरेंद्र जी आप जैसे लोगों के लिए ही रखा हुआ था कि कोई पढ़े तो उस पर काम करे, भले मैं नहीं कर रहा था उस पर काम। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रतिभा के धनी है। अब इनका प्रश्न जो है वो अब आएगा, तो प्रवीण भाई मौका छोड़ना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका परिचय दिया। एक माइक हाँ, वो उधर वाला उधर रहेगा, इधर वाला। ये भाई आपने खरीदकी का इस्तेमाल बताया था कि बच्चों के लिए जो करना है वो कैसे करना है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, उसका थोड़ा सा बताएं। हरितकी का 2-3 उपयोग ऐसे किया जाता है, बच्चों के लिए छोटी हरड़, बड़ों के लिए बड़ी हरड़। ऐसा ऐसे तो दोनों हरड़ ले सकते हैं, लेकिन खास कोई प्रयोजन है तो छोटी और बड़ी। रात को भिगो देनी है पानी में, सुबह उसका पानी पीना है। हरितकी का, हरितकी नरम हो जाती है तो उसको भी चबाकर खा सकते हैं, बच्चे या बड़े कोई भी। ज्यादातर बच्चों को पानी ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब कि हरितकी को डुबो दिया पानी में और वो पानी फिर उसको दे दिया हरितकी वाला पानी, जो छोटी हरड़ वाला पानी, वो इस तरह से इसका एक उपयोग है। दूसरा उपयोग उसका चूर्ण वगैरह बना करके या सीधी भी खाकर कर सकते हैं, मतलब हरितकी को भिगो दिया, उसको चबा दिया, चबाकर पानी पी गए, ऐसा भी हो सकता है। और एरंड के साथ उसको तलकर, एरंड भ्रष्ट हरितकी उसका नाम है, उसको एरंड के साथ मिक्स करके छाये में सुखा करके उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। उसका नाम आयुर्वेद में है एरंड भ्रष्ट हरितकी चूर्ण। केवल चूर्ण भी खा सकते हैं हरितकी का, लेकिन वो ज्यादातर वात प्रकृति वाले को रुक्ष पड़ता है। गर्भ अवस्था में हरितकी नहीं लेनी है, ये एक ध्यान रखना है। बराबर, गर्भावस्था में यदि लेनी पड़े तो हरितकी का पानी ही लेना है। कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो एक भी चीज रेचक हो ऐसी गर्भावस्था में नहीं लेनी है। बराबर, 2-3 उसमें अपवाद है। एक एरंड तेल है वो ले सकते हैं, एक हरितकी का पानी ले सकते हैं, और एक अमलतास जो है हमने बताया था मृदु विरेचक है वो इसबगुल थोड़ा सा ले सकते हैं। ओके, ये हरितकी का दोनों उपयोग है। जो अमरतास का गूदा आपने पानी में डालने के लिए बोला था, हाँ, वो कितनी मात्रा में डालना है एक व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति के लिए जैसे 1 चम्मच जितना गुड़, 1 चम्मच से 2 चम्मच जितना गुड़ उसमें क्रश करके उसके बाद उसको पीना है। मतलब गुदा वही, मतलब उसका जो बीच वाला है वो 1 चम्मच से 2 चम्मच जितनी मात्रा का होना चाहिए। 1 चम्मच से चालू करें क्योंकि वो मृदु विरेचक है, तो बच्चों को खास उसके लाभ होंगे। जो मृदु प्रकृति वाले हैं उसके लिए वो बहुत अच्छी दवाई है कॉन्स्टिपेशन की, मतलब पेट साफ करने की। तो ये
प्रमाण है उसका। हाँ उसमें ऐसा बताया 1 मंथ के बच्चों को जरूरत नहीं है कोई भी वस्तु की। कोई भी बार हुआ तो उसका पानी का रूप ज्यादा देना है। बच्चों को कोई भी दवाई देनी है तो प्रवाही ज्यादा देनी है, सॉलिड कम देनी है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर ही दे। अन्नप्राशन के बाद उसको दे सकते हैं। मतलब अन्न अवस्था होती है, 3 अवस्था आयुर्वेद में मानी है। एक क्षीरावस्था है, क्षीरा अन्न अवस्था है और बाद में अन्न अवस्था है। तो क्षीरान्नाद अवस्था है जो 6 महीने में, उस टाइम दे सकते। केवल क्षीर अवस्था में सॉलिड फॉर्म की कोई भी दवाई, कोई भी पथी की बहुत कम देनी है। तो बच्चों को पानी दे सकते, मतलब उसका पानी ऊपर का निकाल कर। वो बहुत अच्छा है। 6 वस्तु ऐसी है जिसका घसारा जो घिसकर देनी है, वो अरड़ घिसकर दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में उसकी एक पद्धति बताई गई है, घिसने से उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये घिसकर देने की दवाई जो आयुर्वेद में कंसेप्ट आया, मर्दनम गुणवर्धनम, तो अतिविषा है, हरड़ है, ऐसी 6 औषधि है, वो हम लिखा सकते हैं। वो बालकों के लिए नित्य पथ्य है। वो काकड़ा सिंगी, हरितक की, बाल चातुर्भद्र में भी है आपका वो, तो वो बालकों को दे सकते हैं। और का घसारा डेली दे सकते हैं, लेकिन घिसी हुई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से घिसी हुई। ओके। अभी अगला हरिती का जो मैं बात किया, इसका ज्ञानेंद्र जी के कारण ये बात मुझे पता लगी थी कि लगभग 2016 से मैं प्रतिदिन जो है खाने के बाद हरिती मुंह में लेकर उसे चूसता हूँ। तो उसके प्रभाव बहुत अद्भुत हैं। जो प्रवास पे ज्यादा रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रवास पे आप रहते हो, आपके मुंह में मैंने भोजन के बाद आपने हरिती ले ली और वो चूसते रहे, तो आपको देखेंगे कि बाहर के पानी की भी कई विशुद्धियां जो हैं वो खराब नहीं करेगी, पाचन में कोई दिक्कत हो वो नहीं करेगी। तो वो माँ की तरह साथ में रहती है ना, जिससे माँ में इसकी हरिती। तो बहुत अद्भुत आपने जो बताया कि खाने के बाद एक हरिती मुंह में चूसने की आदत डाल ही लीजिए। बहुत अच्छा है आपका प्रश्न। नमस्कार आचार्य जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जैसे आपने बताया कि 2.5 महीने तक जो स्त्री है वो अंदर रहेगी घर के अंदर, तो नेचुरल में कोई भी आदमी बेड पे रहेगा तो उसकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उसको, कि भाई लिमिट उससे। जैसे हम नेचुरोपैथी में पढ़ते हैं कि भाई उसको पट्टी बांध के और वो घूमना स्टार्ट कर दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा उससे। फिर खाने की भी बहुत सारी समस्या होती है, मैंने अक्सर देखा है कि भाई घी खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, तो उसमें ये खाने का उसका क्या रहे जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, आगे चलता रहे। दूसरा बहन जी से एक प्रश्न है मेरा कि अभी वैसे ऊपरी कोई बात हुई तो खाने का वैसे नहीं टच हुआ उसमें, तो जैसे मेनली जैसे छौंक पे आती है बात, तो गाँव में जैसे तेल का यूज ज्यादा है, डालडे का यूज ज्यादा है, देसी घी में छौंके, प्याज के साथ छौंके या किसके साथ, ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। पहले मेरा प्रश्न मेरे प्रति था उनका, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2.5 महीने तक जो आपने बताया कि स्त्री को अंदर रहना है, वो पूरा प्रसूताचर्या है। मतलब उसमें रुक्षता ज्यादा होती है, इसने लिए स्नेहपान बताया है, मतलब स्निग्ध पदार्थ लेने का बताया है। तो वायु का जो गुण है रुक्षादि वगैरह, वो विपरीत आहार से नष्ट होता है। इसके लिए स्निग्ध गुण वाले सभी पदार्थ, इसमें एक घी भी है, वो एक है। नेचुरोपैथी में भी जो कंसेप्ट आया है वो अंततोगत्वा पंच महाभूत समता का ही, आयुर्वेद का ही आया है। तो वो भी अच्छा है कि वो पट्टी बांधने का, वो घूमने का, वो सभी अच्छा। केवल अतिश्रम वर्जित किया है आयुर्वेद में, अतिश्रम वर्जित किया है। और आयुर्वेद का जो यूनिक कंसेप्ट है, कोई बातों में देखिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेद अलग अलग जाते हैं, कोई बातों में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद अलग अलग जाते हैं, बाकी समान रूप से 90% समान रूप से जाते हैं। वो मैं अभी तो नेचुरोपैथी की जो ये बात है पट्टी वाला घूमने का, उसमें तो हम उसका ये करते हैं, मतलब ये स्वीकार करते हैं। और इसका बहुत परिणाम भी देखे हमने अलग अलग जगह पर नेचुरोपैथी सेंटर में, तो ये कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, बराबर। फिर केवल आयुर्वेद के हिसाब से हरेक पेशेंट की स्थिति अलग अलग होने से, प्रकृति की स्थिति अलग अलग होने से हरेक पर एक नियम ज्यादातर लागू नहीं होता है। मतलब प्रसूता को ऐसा भी होता है कि वो स्वस्थ हो तो उसको घूमना भी कहा जाता है, और हो सकता है कि वो 3 से 6 महीने तक उसको बेड में भी रखा जा सके।
मतलब वो डिपेंड होता है कि उनकी परिस्थिति क्या है। तो ये मान्य है कि उसका घूमना, पट्टी लगाना, ये सभी जो है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरकारक है उसके। बस ये तो। और बालचर्या में भी ये यूनिक आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद में मन और बुद्धि का भी विचार किया जाता है। इसके लिए शब्द के बारे में जो बताया, केवल आयुर्वेद में नहीं, उपनिषदों में भी ये बात आई कि उसको चतुर्थे मासी कर्तव्यो शिशो निष्क्रमणम गृहात, चतुर्थ मास में ही बाहर क्यों जाना, तब तक अंदर क्यों रहना, तो ज्यादातर शब्द के कारण ही है। तो ये पूरे की पूरी गर्भ विज्ञान की जो पूरी बातें हैं, बहुत सारी अभी बहुत सारी रह गई। तो ये मैं मानता हूँ बहुत लोगों के इसके विषय पर प्रश्न होंगे, तो बहुत सारा अभी काम होने वाला है, उसमें एक पार्ट को आगे ले जाएंगे। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ इसके विषय में। ओके, ठीक है। अभी इनके मसालों के छोंक के बारे में बताना। वैसे हमारा रसोई घर में रसायन करके एक वर्कशॉप चलता है, जिसका नाम दूसरा है किचन केमिस्ट। वो 36 घंटे का होता है। मैंने जो अभी 2 घंटों में प्रस्तुत किया, वो हमारा 36 घंटे का 6 दिन 6 घंटा, उसका पूरा कंक्लूजन निकाल के ये परिचयात्मक सत्र रखा था। इसीलिए इसमें सब बातें को शामिल करना असंभव था। तो उसमें बताया कि अलग अलग जो व्यंजन बनते हैं वो अलग अलग पदार्थ तेल या घी में झोंक डाल के क्यों बनाते हैं, उसके पीछे कोई कारण है क्या। तो उसमें हर एक प्रांत की अलग अलग परंपराएं होती हैं, वो भी एक मैटर करता है। दूसरा, जैसे कि भिंडी की सब्जी आप बनाते हैं, तो गुजरात में खास करके सौराष्ट्र प्रांत में परंपरा है बरसों की कि जब मूंगफली का तेल भी घर में इस्तेमाल करते थे, तब 2-3 जगह पे तिल का तेल इस्तेमाल होता था। वो 2-3 जगह में, एक थी भिंडी की सब्जी या गुवार फली की सब्जी बघारनी है, तो उसमें तिल के तेल का ही बघार करना है। तो उसका कारण ये है, हम तो ऐसे ही खाया है बचपन से, तो पूछते थे तो उनके पास तो कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, लेकिन भिंडी की सब्जी या गवार फली की सब्जी बनती या उड़द की दाल बनती, तब उसका झोंक तिल के तेल में ही होता। और हर सौराष्ट्र प्रांत में ये परंपरा, क्योंकि तिल और मूंगफली की उपज होती है, पैदाइश होती है कहाँ? सौराष्ट्र, कच्छ में बहुत। तो फिर ग्रंथों में पढ़ा कि सबसे ज्यादा वात शामक कोई पदार्थ हो तो वो तिल का तेल है, और भिंडी और गुवार फली है वात बढ़ाने वाली। तो वात बढ़ाने वाली पदार्थों में हमेशा तिल का तेल यूज करो, उसके झोंक में। जो भी वात बढ़ाते हैं ऐसे पदार्थ, जैसे कि उड़द है, गुवार फली है, भिंडी है, राजमा है, चना है, जो भी ऐसे भारी, जिसको सामान्य भाषा में कहो तो भारी पदार्थ, भारी सब्जी। और दूसरा, जो लोग लहसुन से परहेज नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे इस सब्जियों में लहसुन भी डालने की परंपरा आई है। देखिए, उड़द की दाल में लहसुन डालते हैं जो परहेज नहीं करते हो। जो कोई भी धर्म संप्रदाय से और वो लहसुन नहीं खाते हैं तो उनकी बात अलग है। जैसे कि हम लहसुन नहीं खाते हैं, तो गुवार फली की सब्जी में हम झोंक डालेंगे अजवाइन का। तो उसके पीछे भी यही कारण मिला ग्रंथों में कि अजवाइन, हम पूछते, माता से पूछते, नानी से पूछते कि हम अजवाइन क्यों डालते हैं इसमें, क्योंकि मसाले के डिब्बे में अजवाइन नहीं रहता। जब गुवार फली की सब्जी बनती है तब अलग से डिब्बा अजवाइन का बाहर निकलता है और अजवाइन से सब्जी बघारी जाती है, क्योंकि लहसुन खाते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि पहले से ही डाल रहे हैं। तो हमने ग्रंथों में पढ़ा कि अजवाइन के गुण क्या है, तो बोलते हैं अजवाइन वृक्ष है, वात शामक है, और जो भी इनके खाने से दुर्गुण बढ़ते हैं वो अजवाइन शांत करता है। इसीलिए हमारे मुखवास में भी अजवाइन आई, सौंफ आई, तिल आया। जो भी कमी रह जाती है, जो भी पदार्थ के दोष हमारे में आ गए, तो वो मुखवास से भी यत्किंचित ठीक हो जाए। माने कि कोई भारी पदार्थ खा लिया और आपने अजवाइन का मुखवास ले लिया, तो अजवाइन है वो पेट में कृमि नहीं होने देता है। इसीलिए एक होम रेमेडी भी है, एक टिप्स भी है कि जिस बच्चे के पेट में कृमि है उसको अजवाइन का मुखवास खिलाइए। फिर घी में झोंक लगाने की बात, तो प्रसूता जब होती घर में, तो उसके लिए जो भी सब्जी बनती उसका झोंक शुद्ध देशी गाय के
घी से उसका झोंक लगता और उसमें राई की जगह जीरा डाला जाता। आज भी जो ट्रेडिशनल पद्धति से जो प्रसूति करते हैं और किसी बुजुर्ग से पूछते हैं तो वही बोलते हैं कि जीरा डालना है, मेथी की सब्जी बनाओ या और उसको गुआर फली की, भिंडी की, ऐसी भारी पचने में हो ऐसी सब्जी 2-3 महीने तक, 3-4 महीने तक, जैसे ही उसकी फिर अग्नि शरीर की उसके हिसाब से देनी शुरू करनी है। वैसे मेथी की सब्जी है, दूधी की, लौकी की सब्जी है, ऐसी हल्की सब्जी है पचने में हल्की हो ऐसी, वो प्रसूता को देनी है। कोई कोई बीमारियों में भी घी में झोंक लगता है। वनस्पति तेल है, वनस्पति घी नहीं है, पहली बात। और वो हमारी भारतीय संस्कृति का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए यदि कोई भी पदार्थ में हम उसका उपयोग करते हैं तो वो शीघ्रता से बंद करें। वनस्पति तेल हमारे लिए नहीं है, पहली बात तो वो नहीं खाना है। और झोंक लगाने में या किसी भी प्रकार से, जैसे कि बेकरी की कोई प्रोडक्ट हम घर पे बनाते हैं, केक बनाते हैं या नान खटाई बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें लिखते हैं उसकी, जब हम क्या बोलते, रेसिपी बुक में हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ होता है डालडा घी, माने कि आप डालडा घी का ही इस्तेमाल करो, शुद्ध घी में ये मत बनाओ। तो पहले तो हम मैदा नहीं खाते थे, लेकिन हमने प्रयोग करने के लिए एक बार बनाया नान खटाई शुद्ध घी डाल के बिस्किट बनवाया, गेहूं के आटे का बनवाया, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शुद्ध घी बैक होता है तो थोड़ी सी बास आती है उसमें, क्योंकि उसमें सुगंध है तो वो जलने पे बास आएगी। डालडा घी में कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि यदि बैक होने पे शुद्ध घी होगा या शुद्ध बटर होगा तो थोड़ी जलने की उसमें से बू आएगी, और जलने की बू आएगी तो आप खाएंगे नहीं और आपका पूरा घी है वो वेस्ट जाएगा, माने कि डाल देना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध घी में ही बनाया हुआ कोई भी बेकरी आइटम, माने कि गेहूं के आटे की भी कोई भी चीज आप घर पे बनाते हैं तो कृपया डालडा घी का उपयोग न करें, क्योंकि वो बहुत ही नुकसानकारक है हमारे शरीर के लिए। वो शुद्ध घी का विकल्प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न तो वो तेल है न तो वो घी है। हाँ, मुखवास अजवाइन का बनाना हो तो लेना, कैसे बनाते हैं मुखवास? मुख शुद्धि के लिए जो पदार्थ खाया जाता है उसको मुखवास बोलते हैं। हाँ, माने कि जैसे कि पान खाने की पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, बंगाल में तो अभी तक है, कलकत्ता में तो पान की पेटी साथ में ही रख के घूमते हैं वो लोग। तो पान खाना एक बहुत ही पान के बिना हमारा भोजन पूर्ण नहीं होता था, और हमारे पान में भी बहुत ही स्वास्थ्यप्रद मसाले और औषधियों का संयोजन होता था। उसमें से एक है पान का पत्ता, जो बहुत ही अच्छा है, पाचन सुधारक है और शक्ति भी बढ़ाता है। हमारे मुख के जो सलाइवा है उसको भी वो शुद्ध करता है। दूसरा अंदर पड़ता है लौंग, इलायची, गुलकंद। और जब ज्यादा घी खाने वाले प्रजा हम थे, दूध घी की नदियां बहती थी, तब ज्यादा घी खाया और इतना श्रम वाला जीवन नहीं है तो घी का अजीर्ण हो सकता है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया कि घी का अजीर्ण पूगी फल से दूर होता है, और पूगी फल माने सुपारी। तो सुपारी एक टुकड़ा भर के पान में डाल के हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे। किसी के घर में ये परंपरा दादे नाने में देखी हो तो एक टुकड़ा केवल, वो भी घी ज्यादा हम खाते थे इसीलिए उसको अजीर्ण ना हो जाए। और वो भी कौन खाता था सुपारी वाला पान? तो बोलते थे कि प्रौढ़ लोग खाते थे, क्योंकि उनका इतना श्रम वाला जीवन नहीं रहा है। और घी की आदत तो रहेगी ना, आदत रहेगी और श्रम नहीं रहेगा तो फैट बढ़ेगा, शरीर में चर्बी बढ़ेगी। तो आज जब हमारे 40 के बाद जो समस्या हो रही है ना, वो नहीं होती थी पान खाने की। और भगवान को भी जब हम षोडशोपचार पूजन करते हैं तो भगवान को भी हम पान अर्पण कर, पूंगी फल। तो ये है। और झोंक की अलग अलग विधियां हैं, वो बताए कि ये सब हमारा कभी योग होगा तो 36 घंटे का रखेंगे किचन केमिस्ट। 36 घंटे के लिए तैयार हो गए सभी, बहुत अच्छी बात है। दो क्वेश्चन है, दोनों आपसे हैं। एक ये कि
आपने कहा सेंधा नमक खाना चाहिए, तो सेंधा नमक की मात्रा क्या हो, क्योंकि एक्सेस हर चीज का बुरा होता है। और मतलब मैंने भी पढ़ा था कि डेली एक इंसान स्वस्थ व्यक्ति सेंधा नमक की 3 ग्राम की मात्रा खा सकता है। मुझे पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कितना सही है मेरा। दूसरा, आपने शहद गर्म करके गर्म चीज में डालने को मना किया, पर गर्म दूध में शहद डालने का कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं गर्म दूध में शहद मिला कर पियो, मैंने जो सुना वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और 2 मेरे क्वेश्चन आपसे हैं। पहला वो जी, इसमें 5 प्रकार के नमक का हमारे यहाँ वर्णन है। 5 प्रकार के नमक है और 5 प्रकार के नमक खाद्य है, एक भी नमक अखाद्य नहीं है। अखाद्य नमक कौन सा माना गया? जो इसके ऊपर प्रोसेस की जाती है केमिकली, माने कि उसमें आयोडीन मिलाने के नाम पे जो भी चक्कर चलाया जाता है और 2 रुपए का नमक 20 रुपए का बेचा जाता है। राजीव भाई के प्रवचन में सुन लीजिएगा इसके पीछे क्या कारोबार है वो। तो जो आयोडाइज नमक माने कि समुद्री नमक जो सीधा अगर होते हैं उसमें नमक बनाने की, गुजरात में बहुत ही ऐसे चल रहे हैं लघु उद्योग के नाम, वो नवलखी वगैरह बंदरगाह से नमक निकालते हैं और उसका सीधा प्रोसेस किया बिना जो समुद्री नमक आता है वो खाद्य है। दूसरा सेंधा नमक है, वो औषध में सैंधवम लवणा नाम ऐसा चरक सूत्र है कि 5 जैसे कि भगवान का गीता में विभूति योग है ना, वैसे ये है चरक सूत्र का सूत्र स्थान यह पुरुषीय अध्याय कि ये सबसे श्रेष्ठ ये है सबसे। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा कि गायों में मैं कामधेनु हूँ, तो इसका मतलब कि भगवान सभी गायों में है लेकिन कैप्टन कामधेनु है। इसका मतलब यही निकला ना कि ऐसा मतलब नहीं कि मैं केवल कामधेनु में ही हूँ, मैं सभी गायों में हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधुक, तो मैं सभी गायों में हूँ लेकिन उसका कैप्टन है वो कौन है? कामधेनु। उसी तरह सभी लवण खाद्य हैं लेकिन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से, लेकिन सबसे पहला नंबर आता है सेंधा नमक का। दूसरा नंबर आता है समुद्री नमक का, फिर काला नमक है, बीड़ लवण है, ऐसे उद्भिद लवण है। तो ऐसे 5 प्रकार के लवण बताए गए हैं। तो उसकी मात्रा है ना, वो अभी बोला मैंने कि हमारा शरीर खुद मांगता है। और जिसको लो, आजकल का विज्ञान भी बोलता है कि जिसको लो बीपी है उसको नमक ज्यादा खाना है, जिसको हाई बीपी है उसको नमक कम खाना है। तो उसके हिसाब से आपके शरीर की जो तासीर है उसके हिसाब से आहार में नमक की योजना करनी है। और ज्यादा और कच्चा नमक बिल्कुल नहीं खाना है। नमक की एक मात्रा होती है, उसी मात्रा के अनुसार चलना है। इसीलिए कोई भी वस्तु मात्रा से अतिरिक्त खाई तो वो विष का काम करती है, माने कि शरीर में वो दुष्प्रभाव करती ही है। तो उसकी परिमित मात्रा में उसको ग्रहण करें। और वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग उसकी शरीर के अनुसार हो सकता है। और दूसरा प्रश्न था, हाँ, गर्म दूध में हनी लेने का। तो बहुत से ऐसे विचार निकले कि थोड़े गुनगुने दूध हो, एकदम उबलता हुआ दूध हो तो उसमें नहीं ले सकते हैं। थोड़ा गुनगुना दूध आप यदि पी रहे हैं तो पहले तो दूध और हनी साथ में ना ले तो अच्छा, फिर भी लेना भी चाहे तो थोड़ा गुनगुना दूध है। और देखिए विरुद्ध आहार किसको नहीं हानि पहुंचाता है, उसके लिए आयुर्वेद ने बताया गया है कि आपका सात्म्य हो जाता है उसके साथ, माने कि आप बहुत समय से ले रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरी बात कि कभी कभी ले रहे हैं तो भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुनगुने दूध के साथ कभी कभी आपने ले लिया तो कोई नुकसानदेह नहीं है। वैसे दूध का और हनी का कॉम्बिनेशन नहीं है, पहली बात तो। और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग निकाल रहे हैं, अलग अलग पथियों के नाम से, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ये YouTube में वीडियो आता है, ये कर लो और कर लो और इतना 100% रिजल्ट, 2 घंटा 5 दिन में शरीर का वेट कम कर लो, 3 दिन में वेट गेन कर लो। ऐसे चमत्कार आयुर्वेद में नहीं बताए गए हैं, पहली बात। हनी को ऐसे ही लेने की, बस ऐसे ही ले लीजिए। और हनी के ऊपर पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। हनी के ऊपर सीधा पानी नहीं पीना है 10-15 मिनट बाद, वो कड़वी चीज नहीं है, हनी को सीधा ही पी लो ऐसे। अगला प्रश्न आपने जैसे कहा ये अपने पंचामृत लेते हैं, मंदिरों में पंचामृत खाता है, आपने कहा दूध और दही का मेल नहीं है। तो अधिकतर हर मंदिरों में, हर पूजन में पंचामृत जैसा
दही का ऐसा मिक्सचर नहीं होना चाहिए, आपने बताया। मंदिरों में हमारे सारी परंपरा हम लेते आते हैं। अच्छा, एक उसका जवाब। पंचामृत का ऐसा कंसेप्ट है कि आयुर्वेद में जहाँ जो द्रव्य के साथ मना किया वो 2 द्रव्य का गिनना, और द्रव्य साथ में आते हैं तो वो द्रव्य का योग करके एक परिभाषा है, वो योग ले सकते हैं। पंचगव्य में भी ऐसा ही है, पंचगव्य में भी ऐसा ही, आप पंचामृत की बात करें, पंचगव्य में भी ऐसा ही है, लेकिन वो योग परिभाषा में जाता है। मतलब 2 विरुद्ध जिसका मना किया 2 का, दूध और दही नहीं लेना है, वो 2 का मना है। मतलब और योग बताया है कि ये 5, तो हमारा प्रश्न आता है कि इसमें से 2 विरुद्ध आ जाता है तो वो चलेगा, लेकिन वो 5 योग जो बताया वो 5 होने चाहिए। ये ओके, में शहद और घी होता है, हाँ, बाकी सब मिलने के कारण वो योग के रूप में वो स्वीकारेंगे। ओके, ओके, शास्त्रीय परिणाम। शास्त्रीय आपने अभी तक जो बताया था वो गर्भ धारण के बारे में बताया, गर्भ संस्कार। लेकिन अगर अब जो बच्चे पैदा हो चुके हैं तो उनको संस्कारित कैसे बनाया जाए, उनको विद्वान कैसे बनाया जाए, इसके बारे में उनके बारे में अगला सेशन के बात करेंगे ना। इस बार तो अभी गर्भ विज्ञान का बताया, अभी बड़े हो जाएंगे तो उसके बारे में क्या करें, तो उसके बारे में अगली बार बताएंगे कि अपने जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो हम क्या ऐसी जाने में जैसे जो आजकल स्कूल चल रहा है। अभी देखिए, जो स्कूल का जो यदि मैं बोलने को चालू करूंगा तो अभी और 6 घंटा चाहिए। स्कूल का पूरा हिस्ट्री, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं या वो भ्रांति है स्कूल की, अभी तो हम बता रहे हैं इतना ही कि स्कूल पे भेजना, डिग्री के लिए आप भेजते हो, 2 ऑप्शन है। आप डिग्री के लिए भेजते हो, कोई कारण से भेजते हो, बराबर। तो अभी ज्यादातर लोग डिग्री के लिए भेजते हैं, तो वो कारण अभी बचा नहीं है, क्योंकि डिग्री उसको न जाते हुए मिल सकती है, बराबर। बहुत सारे रास्ते हैं डिग्री के लिए, हमने 50 रास्ते हैं, बराबर। जो नहीं जाते हुए भी डिग्री मिलती है, उतना ही नहीं, उससे अच्छे मार्क आते हैं। जो रोज धक्के खाता है उससे इसके अच्छे भी मार्क आते हैं, बराबर। तो डिग्री के लिए कोई जाने का प्रयोजन नहीं है। तो ये एक हो गया। दूसरी बात आपने बताई और कारण से, मतलब कंपनी बालकों के रहे, उसके बेस्ट उपाय और है। ये कंपनी मतलब को क्या सहकार में रहे, वो अच्छे बालकों के मिले तो और वो उपाय कर सकते हैं। एक तो वो भी उपाय, संस्कार के लिए तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, उधर क्या सिखाते हैं, क्या इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए कोई जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उधर कोई उसको सीखने को मिलता है। वो जो चरित्र को देखता है, वो जो देखकर ज्यादा आचरण से जो सीखता है, बराबर। तो वो कोई आचरण करने वाले अभी स्कूल में रहे नहीं, तो थे पहले बहुत लोग, लेकिन अभी वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम स्कूल क्यों भेजते हैं, वो एक लिफाफा बना के हम जैसे वो स्टॉक का करते हैं कि भाई क्या मुनाफा हुआ क्या घाटा हुआ, उसी तरह से हम स्कूल में बालकों को क्यों भेजते हैं वो एक लिखेंगे तो ज्यादातर लोगों को ये लिखते हैं कि वो लोग भेजते हैं इसके लिए मैं भेजता हूँ, दूसरे लोग भेजते हैं सोसाइटी के इसके लिए मैं भेजता हूं। फिर आप उनको पूछेंगे तो वो भी ऐसा ही बताएंगे कि वो लोग भेजते हैं इसके लिए मैं भेजता हूं। तो कहीं ये साइकिल तोड़नी है तो वो टूटने के कारण वो तोड़ने का काम हमको ही करना पड़ेगा, और केवल तोड़ने का नहीं, उसका बेस्ट ऑप्शन तैयार करना पड़ेगा कि जो हमारे पास थियोरिकल है, प्रैक्टिकल हमने ये 8वां-9वां साल तो मेरे कार्य क्षेत्र का है, और उसके पहले मैं 14 साल तक गुरुकुल में पढ़ा हूं, बराबर। तो मुझे अनुभव है कि वो किस तरह से होगा। मैं खुद पढ़ा हूं। आपको यदि लगता है कि मेरे में कुछ कमी है तो वो मेरी व्यक्तिगत होगी, गुरुकुल शिक्षा की कोई कमी नहीं है। तो ये आज भी संभवित है, ये बताने के लिए हम ये बताते हैं। दूसरा एक बात कर दूं, एक 4ठी कक्षा का बच्चा बेचारा 20 किलो का बक्सा पीछे रख के किसी घर में हम गए थे, बेचारा आंफता आया कुत्ते की तरह। मैंने कहा बेटा इतना पढ़ रहे हो? तो उसने कहा हाँ आंटी। मैंने कहा पहले आंटी तू मुझे मत कह, मुझे कुछ होता है तू चाची बोल ले, मामी बोल ले, कुछ भी बोल ले, दादी बोल ले, चलेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। 2-4 सफेद बाल दिख गए तो दादी भी बोल ले कि आंटी मुझे मत बोल तू। तो उसने कहा ठीक है चाची। मैंने कहा कि इतना बड़ा बक्सा रखा है, बहुत बड़ा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? तो उसने कहा कि मैं मजदूर या कूली बनूंगा ऐसा लगता है मुझे, तो प्रैक्टिस तो उसी की कर रहा हूं मैं। ये बक्सा लेके जाना आना, जिसकी प्रैक्टिस करूंगा वही तो बनूंगा। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर या इंजीनियर में बन पाऊंगा। जो अभी भाई ने प्रश्न पूछा, वो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, तो आपके एक वीडियो में आपने कहा था कि पहले माता पिता
अपना दायित्व पूरा करें फिर बच्चों से आशा करें। तो मुझे लगता है स्कूल में जो कुछ भी सीख रहे हैं पहले खुद सुधर जाइए, तो मुझे लगता है आपको देखकर ज्यादा सीख जाएगा। आपकी बात है, मेरी मदद कोई है। क्योंकि ये इसका उदाहरण हमारी बच्ची जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती है हरिद्वार में। वो शांति पाठ होता है ना, जो वो मेरी बेटी अभी केजी में है, वो अभी 2 महीने वैसे जाते हैं, उसे पूरा याद हो गया। तो वो ऐसे भी नहीं कि अगर मजबूरी है कि गुरुकुल में नहीं भेज पा रहे, क्योंकि 5वीं कक्षा तक के बाद ही शायद गुरुकुल आजकल लेते हैं, तो 5वीं कक्षा तक आपके पास विद्या भारती का जो कॉन्सेप्ट है, जो RSS के द्वारा जो स्कूल चला जाता है, मुझे लगता है वो आप अंधों में काना राजा मांगो, लेकिन और स्कूलों से तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अपने बच्चों को उसमें करवा दीजिए। बात फीस की भी नहीं है, वहां जो संस्कार है उनकी टीचर्स है, वो टीचर से बहुत अच्छी है, मैंने देखा है। तो मेरी बेटी 2 स्कूलों का अनुभव ले चुकी है केजी कक्षा में। 1 महीना ये दिल्ली के जनकपुरी के स्कूल में पढ़ी और अब वहां पढ़ी। मेरी बच्ची जो हमारी और भी बच्चे पढ़ते थे, तो अपनी टीचर से चिपके ही रहते, ऐसा होता नहीं कहीं और, इतना उनसे दिल लग गया है उनका। तो मुझे लगता है वो शिक्षिकाओं का भी एक मानस होता है, अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखना, उनका बैठ के खाना खाना, वो सब उनका है। मुझे लगता है आप लोगों के पास विकल्प एक शिशु मंदिर का है। जो यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ के शिशु मंदिर है वो बहुत अच्छा है, जनकपुरी का प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ की 300 टीचर्स के बीच में मेरा व्याख्यान हुआ। मैंने देखा कि मैं अंग्रेजी स्कूल जो है कॉन्वेंट स्कूल्स के भी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, वहां पर सब कुर्सी पर बैठी होंगी, सबके कपड़ों के ढंग से पता लग जाता है। वहां पे स्कूल जो 300 टीचर्स थी वो जमीन पे बैठी थी, अपने सैंडल जो चप्पल उतार कर जमीन पे बैठी थी, कतार से बैठी थी, सारे जो मंत्र थे उनको याद थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षिकाओं का प्रभाव अच्छा ही पड़ने वाला है आपके बच्चों पर। तो कॉन्वेंट से निकालकर शिशु मंदिर में डाल दीजिए, मैं कहता हूँ बहुत सुख पाएंगे आप लोग। या गोदरी के मेंबर्स कितने हैं आप खड़ा करिएगा। जो गोदरी के मेंबर्स हैं हम उनको वास्तविकता में आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज की व्यवस्था की है हमने, जो हमने लिखा था कि वास्तविक गोदरी हम आपको उपहार के रूप में देंगे। तो ये आप लोगों का एक सौभाग्य है कि ये गोदरी जो है, ये जो पीछे है गोदरी का लोगो जो है, ये पिछली बार मैंने समझाया था कि क्या है कि गोदरी में गाय जो है, ये गाय का मुंह दूसरी तरफ है, तो जैसे ग्वाले गाय के पीछे रहते हैं, तो वैसे ही इस फोटो को खींचा गया था कि हम लोग गाय के पीछे हैं और गाय घर जा रही है। गोदरी मतलब गोदरी वेला, जिसमें गाय घर जाती है, तो हम ग्वाले की तरह उसके पीछे पीछे हैं, इसलिए गाय किस प्रकार से फोटो खींची गई थी। हमारी गाय गंगा नाम है, तो इसी गाय की गोदरी जिसकी फोटो है, उसी गाय के चरणों की गोदरी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने घर पे रखिए, ये अभी मजबूरी थी हमको इस प्लास्टिक में पैक करना पड़ा, आप जाकर इसको अपने बड़े मंदिर में रख लीजिए, इसका बहुत महत्व है घर में रखने का। तो जो गोदरी के मेंबर बने हैं, ऐसा नहीं है कि गोदरी के लोगों को हम देंगे आप कहेंगे हमें क्यों नहीं मिल सकता, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हमारा थोड़ा सा लालच है कि आप गोदरी के मेंबर बन जाइए, क्योंकि आगे चल के ध्यान रखिएगा ऐसे कार्यक्रमों में केवल और केवल गोदरी के मेंबर्स को ही इन्विटेशन हम देने वाले हैं। और ये गोदरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने थोड़ा सा एक्सक्लूसिव इसलिए बनाना है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लोग इसमें बहुत सारे जुड़ना चाहते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को सफल बनाना है। ये सफल बनाने का जो ध्येय है वो यही है कि हमारे साथ कल को यदि हम लोग इस देश में कुछ करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कहीं जाना चाहते हैं, तो कम से कम लोग खड़े हुए तो मिले। अब जॉब की छुट्टी लेकर कोई आएगा कि हम किसी आपदा में या लोगों की मदद करना है, कुछ भी जा रहे हैं, तो नहीं आएंगे ना वो लोग, बशर्ते कि उनकी जीविका चली हो। तो 10 दिन में अपनी जीविका कमा लीजिए, 20 दिन राष्ट्र के नाम लगा दीजिए, तभी कर पाएंगे। और आपको शायद नहीं पता है कि इसका फायदा ये होने वाला है कि देश में बहुत सारे, अब आप मुझे बताइए, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप लोगों को लगता था कि इतना सारा ज्ञान ये 2 लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये समेट कर बैठे हैं, इनसे किस तरह से ज्ञान हम निकलवाएं? आज इन्होंने हमने अवसर दिया, इनका भी इतना हमारे ऊपर कृतज्ञता, हमारे ऊपर कितनी कृपा रही कि इन्होंने दिल खोलकर अपना पूरा ज्ञान बता दिया हमें। और अभी 6-6 दिन का सत्र जो बोल रहे हैं, हम देखते हैं कैसे प्लानिंग उसकी कर सकते हैं। 6 दिन को 2-2 दिन का कुछ करके हम करेंगे, तो आप लोगों की भागीदारी से ही होगा कि ये पूरा एक जो परिवार है, हम आप लोगों को ऐसे स्थानों पर भी, लोगों से भी मिलाएंगे, ऐसे स्थानों पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको लगता है नहीं कि भारत में ऐसे स्थान भी है। ये जब जाना चाहेंगे, आपके परिवारों को आप एक टूरिस्ट की तरह घूमते हो, अपने देश में भारतीय की तरह घूमना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि भारत क्या है। मैंने तो 6 साल में देख लिया, मुझे लगता है 6 साल में राजीव भाई के कारण, और इनके तो मेरे मित्र हैं, उनको भी लगता होगा, कई बार मेरे साथ साथ ऐसी जगह पे गए, उनको लगता था ऐसी जगह पे
करती है इस दुनिया में है हमें पता ही नहीं, और वहाँ इतना आनंद लिया जा सकता है ये भी नहीं पता है। कई लोग, आप हैं, कितने लोग गए हमारे साथ कार्यक्रम में? बहुत सारे इसमें हैं कई लोग। तो आप सब एक परिवार की तरह भी सब साथ में चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये परिवार बन रहा है, और ये ध्यान रखिए इसमें अंत में एक चीज जरूर है कि अपना जो भी साथी, जो आपके परिवार की जिम्मेदारी, जैसे बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, ऐसे आपके वाला व्यक्ति जो है वो आपके साथ जो संबंध बना के रखेगा, उसके बारे में आपने सोचना है कि ये व्यक्ति मेरे घर पे सही सामान भी पहुंचा रहा है, आरोग्य भी पहुंचा रहा है, मुझे परामर्श भी दे रहा है, मुझे रात को कोई जरूरत पड़ जाती है तो मुझे फोन उठा के बता भी देता है। उसके भले की पहले सोचनी है बजाय इसके कि दूसरे का। ये थोड़ी उदारता रखिए, ठीक है ना। थोड़ा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना वो सब मत करिए, ठीक है, वो नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का जो अभी हम वंदे मातरम का भी करेंगे, बताएंगे, लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो आप लोग ये जो गोदली के मेंबर हैं, एक तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हैं, वो जिनको नहीं मिला है वो लेकर जाइएगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों को गोदली का ये जो है ये थोड़ा सा गोदली मिलेगी वास्तविक, तो ये आप साथ में लेकर जाइए। और एक ये किताब है, और ये जो मधु सेठ जी माता जी आई थी उनके द्वारा एक किताब है, वो उन्होंने कहा है एक सीडी है उनके, वो गाना गाती हैं, तो उसकी सीडी उन्होंने कहा है कि मैं चाहूंगी सबको एक बांटी जाए, तो सब लोग एक व्यक्ति अपने एक परिवार एक सीडी लेकर जाए, ठीक है। वो सुनेगा देशभक्ति के गाने, बच्चे आपके देशभक्ति के गाने सुनेंगे। एक दो चीज बताना भूल गया आप लोगों को, ये पता है क्या? नहीं, जो लोगों को पता है जिनको जो आए थे पिछली बार, ये जो है मैं बता रहा, हम स्कॉच ब्राइट वगैरह घर पे यूज करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, शरीर पे करने के लिए, ये एक अद्भुत नैसर्गिक चीज है, पकी हुई तोरी। ये पकी हुई तोरी है, इसको आप बर्तन धोने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप शरीर पे, ये स्पंज की तरह हो जाती है ढीले, इसको प्रयोग करिए। अपने बच्चों को सब इससे लगाइए, स्कॉच ब्राइट वगैरह वो सब मत खरीदिए, कोई फायदा नहीं है। तो बर्तन इससे मांझेंगे कम से कम थोड़ी ताकत बढ़ेगी, तो वो सब प्लास्टिक का जो होता है उससे नहीं होगा। देखिएगा तो ये 4-4, 5-5, 6-6 महीने खराब नहीं होता। ये भी इसकी बड़ी चीज है। 2-3 लेकर जाइए घर पर, रखिए, खुद को भी साफ करिए, बर्तन को भी साफ करिए। तो ये ऐसी से अलग अलग चीजें हम आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जो बाकी जगह नहीं मिलती। सत्तू पिया आप सबने? इस तरह से सत्तू बनता है, पहली बार देखा हुआ कई लोगों ने। तो ये भाई हमारे फरीदाबाद से आते हैं, पूरा सामान उठा के लाते हैं। तो ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, आ गए, हमने इनको कहा कि आप 10 रुपए का गिलास रख दो, फिर आपका आने जाने का खर्च हुआ है, इतनी मेहनत, दुकान सोलन की तरह छोड़कर आए। ये राष्ट्र के लिए इनके मन में दर्द है कि यार लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए। ये भी सारी व्यवस्था की है सबने। तो आप सब लोग जो है इसको घर पे ले जाके दिखाइए लोगों को, ऐसे भी कुछ होता है। मतलब पकी तोरी क्या भाव मिलती है? 10-20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, ये 1-10 रुपए की है। पकी तोरी जाने के बाद भी हमारे देश में इतने काम की है। 100-150 रुपए का मिल रहा है, पैकिंग करके अच्छी बेच देते हैं लोग। ये 10 रुपए में मिल जाएगी आपको। तो ये नई चीज है, घर में लेकर जाएंगे, लोग भी कहेंगे आप आज भी ऐसी चीज है। तो ये गोदली में धीरे धीरे आपको ऐसी चीजें हम लोग बताएंगे। तो हम सब जो है अभी गोदली के मेंबरशिप के लिए आप लोग जो ये नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी है उसमें, और ये जो नंबर गोदली के लोगों में लिखा हुआ है उसमें आप बाहर वो भेज दीजिए, मोबाइल SMS भेज दीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्म आएगा। इतने सारे लोगों के SMS आ गए हमारे पास कि हम सबको उसको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ना, तो पहले मोबाइल में फीड भी तो करना पड़ेगा ना व्हाट्सएप के लिए। वो मेहनत वगैरह आप इसके बाद कार्यक्रम के बाद हम करेंगे। यदि कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है तो हम आपको भेजेंगे, तो फॉर्म भर लीजिएगा उसका, जिससे कि पिन कोड वगैरह के हिसाब से, राज्य के हिसाब से हम लोग परिवार सेलेक्ट करें कि इस राज्य में इतने परिवार हो गए हैं, तो उनके लिए फिर हम कार्य करेंगे सारा। मेंबरशिप फीस क्या है? मेंबरशिप फीस मैम 1 रुपया प्रति सदस्य प्रति परिवार जीवन भर के लिए। बहुत कम है। हम क्योंकि चाहते नहीं कि फ्री में, क्या तो फ्री में कोई चीज लेने से क्या होता है कि हमारा आपका सारा पुण्य हमारे पास आ जाएगा, वो हम चाहते हैं। इसको कुछ बढ़ाइए थोड़ा। हाँ, बढ़ाइए। नहीं बढ़ाना नहीं, बढ़ाना नहीं। 101 तो कर दीजिए। नहीं 101 की बात ही नहीं। 1 रुपया ही काफी हमारे लिए। आपको क्योंकि लोगों का जो है वो देखिए 1 रुपया में बड़ी चीज है, 1 रुपया का मूल्य ज्यादा है। हाँ, मंथली का टाइम, ये मंथली जो है कितने लोगों ने देखा है मंथली? ये मंथली जो है हमारे साथी है नितिन आहूजा भाई, आ जाओ आप। और आपको ये भाई जो है जॉब करते हैं गुड़गांव में, और
गुड़गांव में। जॉब करते करते इंस्ट्रूमेंटेशन में बड़ा शौक था। दवे सिद्ध हैं हमारे मित्र हैं बड़े, इन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ जो है अपने छुट्टियों के समय में, छुट्टी के समय में ये मछली बनाई है जो राइट लेफ्ट घूमती है। स्पीड कम ज्यादा आप कर लीजिए इसकी। मुझे इन्होंने पहला प्रोटोटाइप दिया था टेस्टिंग के लिए, मैंने वहां प्रयोग किया तो एक डब्बा अलग से आता था उसमें, जिसमें स्विचिंग कुछ होता था इनका मैकेनिज्म। अब वो डब्बा भी इन्होंने इसे एक ही उसमें डाल दिया है और वो स्पीड कम घटाने बढ़ाने का भी नहीं था पहले, अब वो स्पीड घटाने बढ़ाने का कर दिया। तो मतलब ये इन्होंने इतना अच्छा एक उत्पाद, और मैं आपको बताता हूँ, एक हाईटेक नाम की कंपनी है, हाईटेक, वो बेचती है मट्ठा मेकर। हाईटेक की कंपनी, मतलब उसका ऐसा ही एक उत्पाद राइट लेफ्ट घूमने वाला, वो 4800 रुपए का मिलता है और होम डिलीवरी करके लगभग 5000 रुपए का पड़ता है। तो इन भाई को हमने कहा कि भाई थोड़ा सा उसको ऐसे बनाओ कि लोग भी ले लें, लेकिन अंत में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, तो यहाँ पर आपको कुरियर चार्जेस वगैरह का दिक्कत तो है नहीं, तो वो इन्होंने हटा दिया। तो अभी मैं चाहूंगा कि पर्ची निकाले जाए, तो छोटे बच्चों से निकलवाएं। चलो छोटे बच्चों से, चलो भाई एक पर्ची निकालिए। क्या नाम है ये? आरव सैनी। आरव सैनी कौन है? कितने बार नाम लिख के डाला आपने पर्ची में? पहली बार में इसी का आ गया। ले ओशन। ओशन कौन है? ओशन किसका नाम है? मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या नाम? अच्छा, चलिए कौन है आपका बच्चा? रो रहा है, चलो उसको हंसा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या बात है, ओशियन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ठीक है, खारे पानी में नहीं मिलाना है। अगला भाई, ये कुछ गड़बड़ है, ये एक ही परिवार के बच्चे क्यों आ रहे हैं? मुकुंद सैनी निकालो, ये सबने स्टेपल करके रखा, मुझे लगा इसमें। आओ भाई मुकुंद। यशस्वी सैनी, ये क्या हुआ है भाई? अब मुझे ऐसा वो इसके लिए सारे नाम बार बार आ रहे हैं कि ये मिलना चाहिए। नहीं, ये एक पुस्तक है, मैं बता देता हूँ क्या इसमें, गाय की आत्मकथा, ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो मैं चाहूंगा कि बच्ची जो है अगर पढ़ेगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। तो तालियां बजाइए बच्चे का नाम तनिष। बच्चे हो गए आपके, पूरे सारे हो गए ना, सबका नाम आ गया ना? अब दोबारा नाम आ गया तो दिक्कत होगी। तनिष कौन है? तनिष, चलो भाई बहुत अच्छा। अब देखो नाम सेम नहीं तो कपड़े सेम हो गए आपके जैसे। चलो तनिष के लिए सब तालियां बजाइए। ये नाम पर्ची निकाल के जाओ संदीप भाई के हाथ से। देवांश, देवांश, देवांश छोटा बच्चा है तो बेबी फूड मिलेगा इसको। आप ये बेबी फूड जो ये इसमें, ये मोनिका जी है ना, जिनको भी बेबी फूड मिल रहा है, अपने बच्चों को खिलाने के बाद मोनिका जी को फीडबैक भी देना है कि कैसा है, ठीक है ना? अच्छा रहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट, के बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है क्या, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा। अगला है भाई, ये तो ओशन डबास, ये दो पर्चियां, नहीं दो, जो डर था वही हुआ है कि ये नाम वो है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, संजोग नहीं हो सकता। अनन्या, अनन्या कौन है? हाँ, अखबार में तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। ये नरेश, ये अपनी बेटी को, ठीक है बेटा पढ़ना इसको है। अर्नव अरोड़ा, अर्नव अरोड़ा कौन है? अर्नव, अच्छा बच्चे लिया है आप, प्रॉक्सी कर रहे हैं आप उसकी। चलिए आप फिर भी अब नाम आ गया है तो आप शरणागति के नाम की पुस्तक लीजिए। अब चलिए जल्दी इसको करते हैं। अर्जुन डबास, अर्जुन डबास आ जा बेटा, तो तू थोड़ा बड़ा है, तेरे को ये देते हैं। आओ जल्दी आओ। किसके बच्चे हो तुम? कौन? अच्छा आपके, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। अगली पर्ची निकालो।
अब जो आखिरी पुस्तक जो है वो किसको मिलती है देखते हैं। विभोर मिलानी। विभोर मिलानी कौन है? विभोर, हाँ बहुत बढ़िया, आपकी आयु के लिए बहुत बढ़िया। अब मोबाइल छोड़ के आपने ये पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। आपको अभी कुछ बेबी फूड के सैंपल, जो छोटे बच्चे हैं ना 3 साल 4 साल के, उन बच्चों के लिए हम ये सैंपल हम चाहते हैं कि उनको दें, वो फीडबैक फिर मोनिका जी को दें, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, मेरे बच्चा भी खाता है, लेकिन अलग अलग बच्चों को अलग अलग वो होता है कि माता पिता चाहते हैं कि इसमें ये हो जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है, ऐसा कुछ तो उनके लिए इन्होंने और भी डिस्काउंट दे दिया। तो आज ये मथनी का डेमो हम यहाँ पे वहां कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, हो पाएगा? आप लोग देख लीजिएगा, शायद वहां पे लगा हुआ पॉइंट, राइट? मैं घर पे प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, वो सामने लगा हुआ, यहाँ पे लाकर पूरा व्यवस्था लानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने देख लिया सबने डेमो, आप देख लिया है सबने लगभग, आप जाते समय आप देख लीजिएगा। और इसके लिए आप जो भी चाहें इनको ऑर्डर दे दीजिए, जैसे भी इनका भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बड़ी कंपनियां जो है हाईटेक नाम की वे सब बेच रही हैं, लेकिन एक भाई जिसने इतना परिश्रम करके किया है, आज आपको कुछ अच्छे ऑफर पर अगर मिल रहा है तो उसे करके अपने घर में प्रयोग करिए। 1-2 परिवार 2 भाई प्रयोग कर लीजिए, मुझे लगता है इनका भी उत्साह बढ़ना चाहिए। हाँ जी, 1 लीटर मैं अपने घर में जो है लगभग 1 से 1.5 लीटर छाछ उसमें पिरोता हूँ। लेफ्ट राइट चलती है बिल्कुल, वो सामने देखिए लगा हुआ है वहाँ चल रहा है। क्या कितने का है? तो हाँ 600-700 रुपए कुरियर चार्ज लगते हैं, वो हटा दो, 31 रुपए में भी दे रहे हैं यहाँ पर गोदरी के मेंबरशिप। हाँ है उपलब्ध, बुक भी करा सकते। तो मैं चाहूंगा इनके लिए ताली बजाए, इतना परिश्रम किया।